गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th विषय हिंदी। आज हमारा जो चैप्टर है वो है पद्य खंड का कविता है, उसका नाम है घर की याद। चैप्टर नंबर इसलिए नहीं है कि हमारी जो अभी नई जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर नंबर लिखने की। डायरेक्ट भी पद्य खंड लिखो, गद्य खंड लिखो तो लिखो, नहीं तो हमें सीधा पाठ का नाम घर की याद। कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म हुआ 1913, मृत्यु हुई 1985 ईस्वी में। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं, इन सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत परोस, ये मुख्य रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं जो भी बता दूंगा। इनको जो पद्मश्री सम्मान मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान होता है भारत सरकार द्वारा। शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, पेज नंबर लिख देता हूँ आपको ताकि तुम कंफ्यूज न हो। 151 पेज नंबर पर ये हमारा पाठ है और पाठ का नाम भवानी प्रसाद मिश्र तो कवि है, पाठ का नाम घर की याद है। ये कहते हैं, कुछ लिख के सो तू, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागे सवेरा उस जगह से बढ़ के सो तू। ठीक है, कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह भी आप जगे और वहाँ सवेरा हुआ उस जगह से आगे बढ़कर सो। यानी मनुष्य को निरंतर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई दोनों ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी लिखो, थोड़ा बहुत आपको लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए और पढ़ने का अभ्यास भी आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म लिखा हुआ है 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ यहाँ पे, उत्तर प्रदेश होशंगाबाद जिले में। इनकी मृत्यु हुई 1985 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं लिखे हुए सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत परोस, इसके अलावा और भी है चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम न मम आदि इनकी रचनाओं के नाम हैं। पुरस्कारों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको जो है साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी यहाँ पे घर की याद, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं, इनका जन्म, उनकी मृत्यु और इनके सम्मान के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाठ के बारे में। पाठ का नाम हमारा है घर की याद। यहाँ पर कवि ने क्या करा है, कवि को जब ये 1913 में पैदा हुए थे और 1985 तो भारत आज़ाद 1947 में हुआ, तो इनके दरमियान यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले उनको कई बार जेल जाना पड़ा था। तब वो प्रथम बार जब जेल गए थे तो जेल प्रवास के दौरान उनको घर की याद सताती है। और नेचुरल सी बात है, जब हम घर से दूर होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमको सबकी याद आती है। हम कहीं चले जाते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो पीछे हमारे घर की याद आती है। इसी तरह अब वो तो जेल गए हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ तो याद ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि जेल है, वीराना है, एकांत है, सन्नाटा है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, बस आपको दोनों समय भोजन मिल जाता है और आपको एक कमरे में आपको कई दिन गुजारने पड़ते हैं। रात भी वही गुजारो, दिन भी वही गुजारो, है ना। अगर कोई घूमने जाओ, मान लो हम किसी रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते हैं वहाँ, तो फिर भी हमारा मन लग जाता है कि हम वहाँ बहुत सारे जो व्यक्ति के साथ हम मिल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं और हमारा एन्जॉयमेंट हो जाता है। लेकिन जब जेल की बात आती है तो वहाँ घर की याद ज़्यादा सताती है। तो यही जो है घटना भवानी प्रसाद मिश्र के साथ होती है। जब वो जेल जाते हैं तो उनको घर की याद सताती है। और घर की याद कैसे सताती है, वो उन्होंने अपने दुख को किस प्रकार प्रकट किया है कि उनके आंखों से कैसे पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश हो रही है। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने हमें बताएंगे। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में। सहज लेखन, सहज व्यक्तित्व का नाम भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, इसलिए इनको जेल जाना पड़ा था। और गांधीवाद पर आस्था रखने वाले व्यक्ति थे, यानी गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने गांधी वाङ्मय के खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु यानी पुल, उसका काम किया है।
भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता सहज लय की कविता है, आसानी से समझ में आ जाएगी हमें कविता, मूल भाव भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस सहजता का संबंध गांधी जी की चरखा, गांधी जी का हम प्रतीक की जब भी बात आते हैं तो खादी, टोपी, उनकी घड़ी, उनका चरखा, यही ऐसी चीज़ें कुछ जुड़ी हुई गांधी जी से है। जो गांधी जी की बात आती है हमें वो चीज़ें याद आती है। चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इसे नोट कर लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनको कविता का गांधी, ये जरूर याद रखना। कविता का गांधी इनको कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को, क्योंकि गांधीवादी आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति, गांधीवाद को मानने वाले व्यक्ति और गांधी जी की रचनाओं का संपादन किया, तो इससे उन्होंने गांधी जी के बीच और खुद के बीच एक पुल का काम किया, एक सेतु का काम किया। ठीक है, तो ये था हमारा इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है, अब हम आगे उनके बारे में बात करेंगे, पाठ के बारे में थोड़ा सा, कि घर की याद कविता में घर के मर्म का, घर की वेदना उद्घाटित है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन यानी अलग होने की पीड़ा सताती है, और उस समय उसके स्मृति संसार में, उसकी यादों में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते आते हैं, और उसको अपने माता की, पिता की, और भी घर में जो भी पारिवारिक सदस्य सबको याद आती है। और कैसे याद आती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। घर की याद वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से मैं आपको ये जो है वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से ये भी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो आपको समझ में आ ही रहा है। वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से मैं इस पाठ को आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके, एक बार वापस देख लीजिए, दिख रहा है आपको। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता है हमारे पद्य खंड में, भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता, उसका नाम है घर की याद। ठीक है, ये हमारा जो है चौथा पाठ है, सॉरी 5वां पाठ है, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद। ये कहते हैं, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली में इंट्रो दिया मैंने, इंट्रो में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक बार और इसको देखते हुए तुम्हारे सामने बुक्स के माध्यम से मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मैं और आसानी से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। इनका जन्म 1913 टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत परोस, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान की बात करते हैं तो इनको साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत हो चुके हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। भवानी प्रसाद मिश्र सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है। भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच में सेतु का काम किया है। जैसा कि मैंने उस पर भी बताया है आपको, बोर्ड पे भी, भाई गांधी जी गांधीवाद में आस्था रखते थे और गांधी जी की जो है जितना भी गांधी जी का साहित्य था उनका संपादन किया था इन्होंने। इसलिए गांधी जी और कविता के बीच में सेतु, सेतु कहते हैं पुल को, पुल यानी ब्रिज उसको कहते हैं, का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। जिस प्रकार गांधी जी का चरखा है उसमें एक लय है, ठीक है, उसी प्रकार की लय इनकी कविता में है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी ने कविता में बोलचाल की गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है इनमें, यानी सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द को भी वो उस पर भी वो कविता बना लेते हैं। ये इनकी अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। किसी भी विषय पर जब उन्होंने बात करी हो, किसी भी विषय पर उन्होंने कविता लिखी हो, तो उसको वो घरेलू बना देते हैं। ऐसा लगता नहीं है भाई वो जो है अननोन है या जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं।
आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है। व्यंग्य और क्षोभ यानी दुख को बोलते हैं, मन का आंतरिक दुख, किंतु वह प्रतिक्रियापक न होकर सर्जनात्मक है। लेकिन वो क्रिएटिविटी है उसमें, ये नहीं कि प्रतिक्रिया का हम जैसे मान लो वापिस उसकी बोलते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो उन्होंने रिएक्शन नहीं किया है बल्कि एक सर्जनात्मक एक क्रिएटिविटी है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, जैसा कि मैंने बताया उसमें परिचय में कि घर के बारे में है। घर की याद जब सताती है तो क्या होता है, कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि को जेल होती है और जेल प्रवास के दौरान जो विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, कहीं एक स्थान से बिछुड़ना, तो उनको पीड़ा सालती है, यानी पीड़ा उनको दुख देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चलते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना यही है, यानी केंद्रीय मूल भाव यही है। कब कोई भी व्यक्ति हो, आज हम आप अगर कहीं भी बाहर जाते हैं, अगर बाहर का मतलब हम हमारे मम्मी पापा या हमारे जो भाई बहन हैं इनको छोड़कर हम एक जगह से दूसरे स्थान पे भी, जैसे हमारे ननियाल या रिश्तेदारों के कहीं चल जाते हैं, 2-5-7 दिन रहते हैं, उसके बाद में हमें हमारी घर की याद आने लगती है। क्योंकि घर होता है, घर एक स्वर्ग होता है जहाँ हम चाहे कितना ही हमें मम्मी पापा डांटे, हम लड़े झगड़े, लेकिन फिर भी जो मज़ा घर का है, जो हम घर में रहने का है, वो दूसरी जगह नहीं आता है। और फिर जेल एक अलग ही टॉपिक हो गया। जेल में रहने का मतलब है कमाना, किसी से मिलना, न कोई एन्जॉयमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है वहाँ। आप बस जेल के अंदर चुपचाप काल कोठरी में बैठे रहो, तो उस समय को निकालना बहुत भारी होता है। तो यहाँ पे इसी की घर की याद ये केंद्रीय मूल संवेदना है। अब हम पाठ कर लेते हैं घर की याद। हमारा ये है पाठ भवानी प्रसाद मिश्र कविता जी के गांधी, इनके द्वारा लिखा हुआ। देखिए बिल्कुल सीधी साफ भाषा है, कोई ब्रज भाषा नहीं है, कोई अवधी, मैथिली, उर्दू, फारसी कुछ नहीं है, सीधी खड़ी बोली हिंदी है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। यानी आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी आज पानी गिरने का मतलब आज जो है घर की उनको वेदना, उनको याद ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह से उनकी आँखों से, उनके मन से ऐसा लग रहा है कि पानी गिर रहा हो। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, और रात भर ये पानी जो है गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। रात भर ये पानी गिर रहा है, यानी पूरी रात उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और जो है वो इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि उनका प्राण जो है, उनके मन जो है वो गिर रहा है बार बार। गिरने का मतलब यानी उनका मन लग नहीं रहा वहाँ पे, पूरी रात उनको घर की याद के कारण वो रोए हैं। ठीक है, तो वो थोड़े का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा दुखी है। आगे देखिए, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। ये नीचे देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना। ये लेता हूँ मैं, ये वाला जो है हम ये पढ़ेंगे, दिख रहा है आपको। उसके बाद नीचे चलेंगे, तीसरा, फिर चौथा, फिर ये वाला जो है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, ये हम चौथे के बाद में वापस ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो रहा हूँ, नीचे स्क्रीन चलेगी इसकी। ठीक है, देखिए आगे, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। आज पानी बहुत गिर रहा है, और पानी इतना गिर रहा है कि उनकी नज़र में आज घर तिर रहा है यानी उनका घर उनको साफ नज़र में दिखाई दे रहा है, उनको उनकी घर की याद आ रही है। ठीक है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर कहते हैं कि घर जो कि मुझसे दूर है, और घर खुशी का पूर है। पूर यानी पूरने वाला, देने वाला, खुशियाँ देने वाला घर। घर खुशियाँ देने वाला ही होता है, और घर होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, घर स्वर्ग होता है, चाहे हम वहाँ कैसे भी रहें, लड़े झगड़े, लेकिन फिर भी घर होता है जो हमें खुशियाँ देता है। तीसरा देखिए, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई,
बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में 4 भाई हैं, इनके घर में, ये खुद बोल रहे हैं भाई 4 भाई घर में, घर में 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, और मायके में यानी पीहर में बहन आई हुई है। बहन आई अपने पिताजी के बाप के यानी पिताजी के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का मतलब अत्यधिक दुख हुआ, उस समय दुख का माहौल है घर में, और उस दुखी घर में वो भी आई हुई है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। सब घर में इतने जुड़े हुए हैं, सब भावनात्मक रूप से इतने जुड़े हुए हैं, इतने, और अब इतनी ज़्यादा जुड़ गए हैं, इतना पहले भी कभी नहीं जुड़े, क्योंकि उनका एक भाई जेल में है। तो तीनों भाइयों को, चारों बहनों को याद आती है, क्योंकि 4 भाई है 4 बहनें। भुजा भाई है प्यार बहनें, भुजा भाई भुजा के समान है, रक्षा करने वाले, ताकतवर बलशाली है। और बहनें क्या होती है, प्यार होती है। बहनों का जो प्रेम होता है, जैसे कि हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो उस समय बहन जो है प्रेम का धागा बांधती है कलाई पे। तो ये कलाई पे बांधने का उद्देश्य ये होता है भाई पूरे जीवन जिंदगी तू मेरी रक्षा करेगा। ठीक है, ये तो अभी नया ट्रेंड है कि ठीक है रक्षाबंधन है, गिफ्ट है, उपहार देना है, ये देना है वो देना, जबकि इसका मूल जो हमारा भारतीय संस्कृति का मूल जो उद्देश्य यही है कि भाई बहन का जो पावन त्यौहार है, पावन उत्सव है रक्षाबंधन, इसका उद्देश्य यही होता है कि एक बहन अपने भाई के कलाई पे जब राखी प्रेम सूत्र बांधती है, प्रेम का धागा बांधती है, तो उस समय उसके मन में यही आता है कि हे भाई ये मेरा जो है प्रेम सूत्र है, ये जो बंधन है, इस बंधन को तुम हमेशा निभाना और मेरी रक्षा करना। ठीक है, तो भुजा भाई है प्यार बहन है। आगे देखिए इसके बाद में, अब वापस हम ऊपर, घर माँ और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। ठीक है, और वहाँ आगे वो कह रहे हैं भवानी प्रसाद जी कि मेरी माँ जो है बिना पढ़ी लिखी है, यानी उसे वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, दुख में है वह गड़ी मेरी, लेकिन दुख में उसने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, और माँ जिसकी गोद, माँ के आंचल में तो जन्नत कहा जाता है कि माँ की आंचल में तो जन्नत होता है, और माँ की गोद में अगर सिर रख लिया तो फिर किसी बात का दुख नहीं होता है, क्योंकि माँ का आंचल, माँ की गोद ही संपूर्ण संसार है। आगे देखिए, माँ की स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। और माँ का जो प्रेम की जो धारा है, उसका पसार, उसका फैलाव यहाँ तक भी है कि मुझे यहाँ तक भी माँ की स्नेह, उसकी याद, इतनी दूर बैठा हूँ मैं घर से, जेल में बैठा हूँ, फिर भी मुझे उसकी याद आ रही है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता, उसे लिखना नहीं आता, नहीं तो माँ मुझे पत्र जरूर देती। आगे देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। और पिताजी जो है उनको बुढ़ापा, कभी उनको बुढ़ापा एक क्षण भी, एक पल के लिए भी ये नहीं लगता कि वो बूढ़े हो चुके हैं, और वो अभी भी दौड़ जाएं, भले अभी भी दौड़ने के लिए तैयार हैं, जो अभी भी खिलखिलाए। और वो अभी भी खिलखिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे हों। आगे देखिए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। और जो पिताजी मौत के आगे कभी नहीं हिचके, यानी मौत से भी नहीं डरते, शेर के आगे नहीं बिचके, और कभी शेर भी आ जाए तो उसके आगे भी वो कभी डरते नहीं है, भयभीत नहीं होती है। और जब वो बोलते हैं तो बादल गरजता है, यानी उनकी आवाज़ में इतना गर्जन है, दमदार है, काम में झंझा लरजता। और जब काम करते हैं तो झंझा यानी उस काम की दूर 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 तक उसकी आवाज़ गूंजती है, सुनाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, आज गीता पाठ करके, दंड 208 करके, खूब मुगद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। और आज जो है पिताजी ने गीता पाठ किया होगा, मन में कवि के मन में विचार कि पिताजी ने गीता पाठ करा होगा, दंड 260 करके 260 उन्होंने दंड बैठक लगाए होंगे। और मुगद्दर एक प्रकार का होता है भाई, जो हाथों की कसरत के लिए होता है, लकड़ी का मोटा सा, आपने देखा होगा पहलवान जो होते हैं ये करते हैं, मुगद्दर हिलाते हैं, उसे बोलते हैं। खूब मुगद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। और मुगद्दर की जो मूठ होती है उसको उन्होंने मिला लिया होगा, यानी हाथों पे लेके उसको सिर के ऊपर उसको एक हाथ से घुमाया जाता है, फिर दूसरे हाथ में लेके उसको घुमाया जाता है, फिर दोनों मुगद्दर को एक साथ दोनों हाथों में लेके घुमाया जाता है।
आगे देखिए, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। और जब वो नीचे आए होंगे गीता पाठ करके, ये कसरत वगैरह करके, तो नैन जल से छाए होंगे, तो उनके भी आंखों में आंसू आए होंगे, उनके आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि उनको भी दुख है कि उनका बेटा आज जो बेटा है वो जेल में है। हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। तो आज ये पानी जो गिर रहा है, यानी आज मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और घर जो है मेरी नज़र में दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। चार भाई है, चार बहनें, भुजा भाई है, प्यार बहनें हैं। ठीक है, खेलते या खड़े होंगे, या तो वो खेल रहे होंगे या कहीं खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी की उन पर नज़र गई होंगी। ठीक है, जब उन्होंने उनको देखा होगा। पिताजी जिनको बूढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। और पिताजी जिनको बूढ़ापा एक क्षण भी उनके लिए बुढ़ापा उनको नहीं व्यापा, यानी दिखाई नहीं दिया कि वो बूढ़े हैं, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। तो फिर वो वास्तव में उस समय रोने लग गए होंगे अपने बच्चे का नाम, यानी मेरा नाम देखकर उनको, उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे। ये देखिए जी, दिखाई दे रहा है आपको। अब आगे देखिए, आगे देखिए, पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहें। और पांचवा जो मैं हूँ, मैं अभागा हूँ जिस और सोने पर, जिसे सोने पे सुहागा। उस पिताजी कहते हैं कि ये तो सोने पे सुहागा है। पिताजी कहते हैं भाई ये तो मेरा जो है, कहने भाई लक्की है, मेरे लिए लक्की है, आंखों का तारा है, सोने पे सुहागा है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहें, और पिताजी इस प्रकार मुझे कहते हैं और प्यार में बहते रहते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बेटा हूँ अभागा। और आज जो उनके सोने के समान बेटे, उनको थोड़ा सा हेटे यानी हीन लगे हुए होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मैं उन पर सुहागा हूँ, लेकिन बाकी बेटे उनको थोड़ा सा गौण यानी हीन लगे हुए होंगे, क्योंकि एक बेटा उनका जेल में बैठा हुआ है। बंधा बैठा हूँ मैं अभागा हूँ जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा कि दुख कितना बहा होगा। माँ ने कहा कि क्यों दुख करते हो, आँख में किस लिए पानी यानी क्यों रो रहे हो, वहाँ हमारा जो भवानी है वो अच्छा है। ठीक है, माँ उनको दिलासा दे रही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। और वह तुम्हारा मन समझकर, आगे माँ कह रही है तुम्हारा मन समझकर, अपनापन समझकर वो गया तो ठीक ही है ना, देश इसके लिए वो कार्य कर रहा है। ये तुम्हारी लीक यानी परंपरा, और ये तो तुम्हारी परंपरा है कि तुम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो इसमें इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। ठीक है, और इस प्रकार वो कह रहे हैं कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर वो पीछे हट जाता तो कोख को मेरी लज जाता, तो मेरी कोख को वो लज जाता। यानी माँ की कोख जो है एक देशभक्त है, देश प्रेमी है, वो देश की आंदोलन में, देश की स्वतंत्रता के लिए वो वहाँ पे जेल में बैठा हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरी कोख को वो लज्जित करता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, तो इसी तरह कच्चे मत हो, नहीं तो दूसरे बच्चे भी रो पड़ेंगे। आगे देखिए, वापस ऊपर चलना पड़ेगा। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना साह होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। और फिर पिताजी ने जो है कहा होगा हाय कितना साह होगा कि कहाँ मैं कहाँ रो रहा हूँ और मैं अपना धीरज कहाँ खो रहा हूँ। ठीक है, आगे, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। आगे वो कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। कि तुम चाहे कितना ही बरस लो, लेकिन वो नहीं बरसना चाहिए, यानी वो नहीं रोने चाहिए, पाँचवे को वो तरसने नहीं चाहिए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। आगे वो कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, बस घर ही तो नहीं हूँ, यही तो है, बाकी मैं मज़े में हूँ, किंतु ये बस कि मैं घर पे नहीं हूँ, ये बस बहुत बड़ा बस है।
यानी छोटी सी बात है कि मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी बात बहुत उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी छोटी सी बात के कारण सब वीरस है, यानी किसी में भी हंसी खुशी का माहौल नहीं है, बिना रस के हैं। किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। आगे कहते हैं उनसे ये कहना है सावन कि धीरज रखो, धैर्य धारण रखो, मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। काम करता हूँ, उन्हें कहना कि मैं काम करता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा नाम भी कर रहा हूँ, और ये मत कहना, चाहते हैं कि लोग कहना, मत करो कुछ शौक, यानी किसी तरह का दुख प्रकट मत कीजिए, मैं यहाँ पे काम वगैरह सब कर रहा हूँ। आगे देखिए, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कहना कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ, काटता हूँ यानी चरखा चलाता हूँ, गांधी जी की बातों की पालना करता हूँ, और मेरा वजन जो 70 किलो हो चुका है, उनमें ढेर सारा भोजन खाता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। यहाँ पे कूदता हूँ, खेलता हूँ और डटकर दुखों का सामना करता हूँ, कहना कि मैं मस्त हूँ, यो न कहना कि मैं अस्त हूँ। क्योंकि हे सावन, वहाँ पे जाकर ये मत कहना कि मैं अस्त हो चुका हूँ, यानी मैं मुरझा चुका हूँ, यानी मुझे आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, आगे ऊपर वाला, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कि हाय सावन, ऐसा मत कह देना, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ऐसी कुछ भी बात उनको मत बता देना। ये मत कह देना कि मैं पूरी रात भर जागता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, और मैं आदमियों को देखकर भी भागता हूँ, मुझे आदमियों को देखकर भी डर लगता है। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ये मत कहने देना, ये मत कह देना कि सावन कि मैं यहाँ पे मौन हूँ, चुपचाप हूँ, मेरे घर वालों को ये मत कह देना, वो सावन को संबोधित कर रहे हैं। खुद न समझूँ मैं, ये मत कह देना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। देखो कुछ बक नहीं देना, वहाँ पे कुछ गलत अंट संट मत बोल देना। हाँ, बकना मतलब बकना यानी कुछ भी गलत मत कह देना। उन्हें कोई शक न देना, कोई उनको डाउट नहीं होना चाहिए, उनको संदेह या शक नहीं होना चाहिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। कि हे सजीले हरे भरे सावन, तुम मेरे पुण्य पावन हो, तुम चाहे कितना ही बरस लो, कितनी, क्योंकि वो कहना आज पानी गिर रहा है, पानी गिरने का मतलब बारिश का भी संबंध, दोनों यहाँ पे प्रकृति को भी काम में लिया है कि बारिश गिर रही है, और खुद की आंखों से भी बार बार आंसू निकल रहे थे, आंखों से भी लगातार आंसू का निकलना भी बारिश के ही समान है। तो यहाँ पे सावन है, सावन में जो है बारिश की जड़ लगी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हे हरे सावन, मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम चाहे कितना ही बरस लो वो नहीं बरसने चाहिए, 5 वे को वे न तरसे, और वो 5 वे को वो तरसने नहीं चाहिए। और इस प्रकार वो अपना संदेश जो है सावन के माध्यम से अपने माताजी पिताजी भाई बहनों के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट जो था इसका इंट्रो भी है 6-7 मिनट का, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोचा इसे पूरा खींच लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आ जाइए थोड़ा सा जल्दी। ठीक है, कविता के आसपास का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों करने हैं। ये बस आया था ना, मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही तो है, और ये बस ही तो सब, इस बस से तो सब विरस है। ठीक है, तो ये चारों आपको करने हैं। और 5वां जो है ये छोड़ दीजिए, 5वां कविता के आसपास का दूसरा आपको करना है। घर से अलग होकर आप घर को किस तरह याद करने, आपके शब्दों में आपको करने हैं। तो ये आपको करने हैं, ध्यान रखना। पार्ट समझ में आया होगा, इजी पार्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड पार्ट था नहीं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मैंने कहा ठीक है, ये थोड़ा सा इसका इंट्रो है, पहले इंट्रो दिया हुआ है, जन्म परिचय हुआ भवानी प्रसाद मिश्र का, उनकी रचनाओं के नाम, उनके सम्मान वगैरह पहले उसमें मैंने बता दिए हैं। और बाकी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, पढ़ते रहो, हंसते रहो, ओके।